नमस्कार साथियों, क्लास 10 के सोशल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड के मॉडल सेट 3 की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ उन सभी बोर्ड के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं और हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इतिहास से है। पहला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। वंदे मातरम बहुत ही प्यारा गीत है। सुजलाम सुफलाम मलय जशीतलाम आप लोग गाते भी होंगे, तो बताइए इसके रचयिता कौन है। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, वंदे मातरम गीत के रचयिता जो हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह गीत जो है आनंद मठ में शामिल किया गया है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई। आर्थिक महामंदी की शुरुआत बताना है आपको। इनमें से किस देश से शुरू हुई। ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से या जर्मनी से। तो साथियों, आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है अमेरिका से हुई। अमेरिका के बैंकों ने यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया, जिससे कि पहले से ही प्रथम विश्व युद्ध से उनके उद्योग धंधे चौपट हो चुके थे। युद्ध में उनको काफ़ी क्षति हुई थी, तो फिर से उनको उभरने का मौका नहीं मिला यूरोपीय देश का। वैसे इसका सबसे खराब प्रभाव जर्मनी में पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। 1914 से 1918, 1916 से 1920, 1936 से 1944 या 1939 से 1945। तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत है या द्वितीय विश्व युद्ध का जो काल है वह 1939 से 1945 तक है। यह 1939 में शुरू हुआ, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के साथ समाप्त हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी या प्रथम विश्व युद्ध का काल जो है, समय, वो कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला। कुस्तुंतुनिया की संधि, वारसाई की संधि या एक्ट ऑफ यूनियन की संधि या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, कुस्तुंतुनिया की संधि के तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। तो हमारा आंसर होगा कुस्तुंतुनिया की संधि। वैसे एक्ट ऑफ यूनियन के तहत ब्रिटेन का एकीकरण हुआ था, यह भी आप लोग जानते हैं। और वारसाई की संधि जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था। 1920 में, 1930 में, 1919 में या 1929 में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं दलित वर्ग एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1930 में की थी। वो दलितों के मसीहा के रूप में उस समय उभरते हुए नेता थे। और आज भी हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के जनक के रूप में माने जाते हैं। वो वंचितों के, दलितों के और पिछड़ों के अधिकार को बुलंद किया है उन्होंने संविधान के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो साथियों, गांधी जी जो है वो अपने साबरमती आश्रम से चले और दांडी नामक जगह पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। तो वह तिथि कौन थी आपको बताना है। 6 अप्रैल 1930, 13 अप्रैल 1919, 12 मार्च 1930 या फिर 11 मई 1919। तो साथियों, वो तिथि था 6 अप्रैल 1930, जिस दिन दांडी नामक जगह पर जाकर के, समुद्र तट पर जाकर के उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। वैसे इसकी शुरुआत जो है वह 12 मार्च 1930 को हुआ था। 24 दिन लगे थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक जगह पर पहुंचकर उन्होंने नमक कानून का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान। 2 ऑप्शन दिया है और 2 ऑप्शन में आपको एक चुनना है। कह रहा है कि कोष्टक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 7। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम खाली जगह दिया गया, जर्मेनिया या मरियान। बहुत ही आसान है साथियों। जर्मनी की जो माता थी उसे जर्मेनिया कहा गया और जो फ्रांस की राष्ट्र माता बनी उनका नाम मरियान था। तो हमारा उत्तर होगा मरियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने खाली जगह नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। अभी मैंने आपको बताया है, तो आप आराम से बता सकते हैं वह जगह कौन सा है, साबरमती या दांडी। तो साथियों, वह जगह है दांडी। दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। अभी दांडी नमक बिकता भी है, आप लोग जानते होंगे। तो दांडी नामक जगह पर, जो कि समुद्र के तट पर है, वहाँ पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। अब चलिए थोड़ा सा अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी देख लें, जिसका 40 शब्द में अधिक से अधिक उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि होसे किसे कहते हैं। तो साथियों, अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत के बहुत सारे मजदूर, एग्रीमेंटेड लेबर, अनुबंध वाले लेबर जो हैं वो विदेशों में जाके काम करते थे। उनमें से बहुत सारे जो मजदूर थे वो
अफ्रीका के देशों में जाकर के काम करते थे। उसी में एक देश है त्रिनिदाद। तो त्रिनिदाद नामक जगह पे भारत के मुस्लिम भी गए थे और वहाँ पर वो अपने मुहर्रम को इंडियन स्टाइल और वहाँ के त्रिनिदाद के स्टाइल से मिक्स करके मनाते थे, जिसे होसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो साथियों, औद्योगिकरण का मतलब हम लोग समझते हैं कि जब मशीन आ जाए और मशीन से जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, उत्पादन होने लगा, तो उसे औद्योगिकरण कहा गया। लेकिन आदि औद्योगिकरण का मतलब है कि मशीनों के आने के पहले ही इंग्लैंड के जो व्यापारी थे वो गांव में जा कर के कारीगरों से बहुत ज़्यादा उत्पादन करवाते थे ताकि उनका आय अधिक हो सके। तो उस अवस्था को जब मशीन के आने के पहले ही हाथों से उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई, तो उस काल को हम लोग आदि औद्योगिकरण कहते हैं। मतलब औद्योगिकरण के पूर्व की स्थिति आदि औद्योगिकरण कहलाता है। अब चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, चैप्टर की व्याख्या की है, उसमें जा कर के आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मैप वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आपको बताया है कि नक्शा पे मुंबई दिखाइए और अफ्रीका दिखाइए। तो साथियों, आपको मुंबई दिखाने के लिए सबसे पहले इंडिया खोजना पड़ेगा। और इंडिया कहाँ पर है? इंडिया ए वाला भाग है। अब इंडिया में आपको मुंबई दिखाना है, तो मुंबई कहाँ पर है? मुंबई जो है वो भारत के पश्चिम में है। तो ये वाला जो भाग है वहाँ पर आप मुंबई दिखा सकते हैं। और दूसरा जो दिखाया गया है, बोला है गया है, वो है अफ्रीका। तो अफ्रीका महादेश को आप लोग भली भांति जानते होंगे साथियों। ये जो महादेश है ये है अफ्रीका। तो अफ्रीका और मुंबई दोनों को आप देख सकते हैं। ऐसे तीर लगा करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं अफ्रीका। तो इस तरह से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये है अफ्रीका और ये है मुंबई। चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन भूगोल की तरफ चलते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, मतलब अनवीकरणीय संसाधन कौन है? अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसको हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बताना है आपको, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल। तो साथियों, नवीकरणीय योग्य संसाधन जो नहीं है वह है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को प्रयोग करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बनने में बहुत साल लगते हैं। इसलिए जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरणीय योग्य साधन नहीं है, अर्थात अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? अर्थात बाघों को बचाने के लिए यहाँ पर योजना कब शुरू हुई? 1970, 1971, 1972 या 1973? तो साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज के लिए अग्रणी है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा? तो साथियों, कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। तो कोडरमा आप जान सकते हैं कि अभ्रक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो कि कोष्टक से चुन करके लिखना है। 2 ऑप्शन दिया गया है, 50-50 में आपको छांटना है। तो क्वेश्चन है, भारत का पहला सूती वस्त्र खाली जगह में मुंबई में लगाया गया, कितने ईस्वी में मुंबई में लगाया गया? 1854 या 1856? तो साथियों, मुंबई में पहला सूती वस्त्र उद्योग जो है वो 1854 में लगाया गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे पोर्शन में, नागरिक शास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची आप जानते हैं कि जिसके अंतर्गत राज्यों को कानून बनाने के अधिकार होता है। तो बताइए, बैंकिंग, कंप्यूटर, वाणिज्य या मुद्रा? तो बैंकिंग तो संघ सूची का विषय है, कंप्यूटर नया विषय है तो यह अवशिष्ट विषय का होगा, मुद्रा छापने का अधिकार भी जो है केंद्र सरकार को है तो ये केंद्रीय सूची में होगा। तो साथियों, बच जाता है आपका वाणिज्य। तो वाणिज्य जो है वो राज्य सूची का, स्टेट लिस्ट का विषय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अपना संविधान है? साथियों, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भारत के किस राज्य में अपना संविधान था, क्योंकि अब वो बदल गया है ऑप्शन। तो केरल, पांडिचेरी, गोवा या जम्मू कश्मीर? तो साथियों, जब तक 370 धारा नहीं हटा था तब तक जम्मू कश्मीर का अपना संविधान हुआ करता था। तो हमारा उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? न्यायपालिका अर्थात जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, चुनाव आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, जनरली सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का, हाई कोर्ट के वकीलों की नियुक्ति जो है, वकीलों बोलते हैं, मैं जज बोलना चाहिए। तो न्यायपालिका की नियुक्ति जो है
जजों की नियुक्ति वो कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो करते हैं। तो हमारा यहाँ पर उत्तर जो है वह कार्यपालिका होगा। वैसे यहाँ पर राष्ट्रपति होता तो ज़्यादा अच्छा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1991, 10 दिसंबर 1990, 1 नवंबर 1956 या 10 दिसंबर 1965। तो साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट को लागू करने की तिथि है वह है 1 नवंबर 1956। क्वेश्चन नंबर 28, 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे, अर्थात राष्ट्रीय दल थे, नेशनल पार्टी कितने थे 2006 में? 12, 10, 8 या 6। तो साथियों 2006 में नेशनल पार्टी जो थे उनकी संख्या 6 थी। वैसे वर्तमान में ये लगभग 8 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 29, पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके खाली जगह बनी। तो पहले जनसंघ पार्टी हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद उसी के सदस्य जो है एक नई पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम क्या था? जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो साथियों जनसंघ का जो नया रूप है, नया वर्जन है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही पहले जनसंघ हुआ करती थी। वैसे जनसंघ जनता पार्टी में मिल गई थी, लेकिन जनता पार्टी में बहुत सारी पार्टियां मिली थी, फिर जनता पार्टी भी बिखरा और जो बीजेपी वाले लोग थे उन्होंने जनसंघ बनाया। बर्लुस्कोनी खाली जगह के प्रधानमंत्री थे, जर्मनी के या इटली के? साथियों बर्लुस्कोनी जो है वो इटली के प्रधानमंत्री थे, 4 बार इटली के प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31, खाली जगह ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य किया। बेल्जियम ने, श्रीलंका ने? तो साथियों आप जानते हैं कि सामुदायिक सरकार कहाँ है? सामुदायिक सरकार बनाकर बेल्जियम ने अपने यहाँ विभिन्न जातीय समूहों को बीच में सामंजस्य स्थापित किया। वहीं पर श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद अपना करके गृह युद्ध को जन्म दिया। तो हमारा उत्तर होगा बेल्जियम। खाली जगह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, सूचना का अधिकार या समानता का अधिकार? तो साथियों सूचना का अधिकार जो है वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। अब आप कोई भी टेंडर के बारे में आप पता कर सकते हैं कि वो कितने का है, उसमें कितना मटेरियल लगाना है, या फिर कोई भी सरकारी योजना होती है तो उसके लिए क्या योग्यता है, उसमें कौन भाग ले सकता है। तो सूचना का अधिकार, जिसे हम लोग शॉर्टकट में RTI कहते हैं, तो आपको RTI का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। साथियों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए हम लोग 1-2 अति लघुत्तरीय प्रश्न का भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? साथियों सत्ता का 2 तरह का वितरण होता है। एक वितरण होता है उदग्र, ऊपर से नीचे, जो कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में होता है, और दूसरा है क्षैतिज। क्षैतिज वितरण का मतलब होता है कि सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं, सरकार के विभिन्न अंग के बारे में आप जानते होंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका, पहले विधायिका हम लोग बोल सकते हैं, विधायिका, फिर दूसरा है जो है कार्यपालिका, और तीसरा जो है वह है न्यायपालिका। तो साथियों हमारे सरकार के 3 भाग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब तीनों जो अंग है वो कोई भी एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, और तीनों जनरली एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डालता है। विशेष परिस्थिति में ही एक दूसरे के काम में बाधा डालता है। वो एक दूसरे के साथ नियंत्रण एवं संतुलन, चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्य में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक उन्हें लगेगा कि यह संविधान का उल्लंघन नहीं कर रही है। उसी प्रकार कार्यपालिका के लोग या विधायिका के लोग न्यायपालिका के काम में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक उन्हें यह न लगे कि यह संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि सत्ता का क्षैतिज वितरण का मतलब है कि सरकार के विभिन्न अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, वो उसके अधिकार समान होते हैं और वो नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अर्थात एक दूसरे के काम में तभी हस्तक्षेप करते हैं जब कोई विशेष परिस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 34, संघ सूची से क्या तात्पर्य है? तो साथियों भारत के संविधान में केंद्र सरकार के अधिकार, राज्य सरकार के अधिकार,
के लिए 3 सूचियां बनी हैं। पहला है केंद्र सूची, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरा है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरा है संघ सूची समवर्ती सूची, जिसमें दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है केवल संघ सूची से आप क्या तात्पर्य है, तो आपको लिखना होगा, शॉर्ट में लिखना है कि संघ सूची का तात्पर्य वैसे विषय से है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। इसमें राष्ट्रीय महत्व की चीज़ जैसे रेल, बैंक और देश की सुरक्षा जैसे मसले शामिल होते हैं। इतना आप लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है? कुम्हार, बुनकर, दिया सलाई कारखाना के श्रमिक या उपयुक्त सभी? तो साथियों, कुम्हार भी मिट्टी लेकर के वो बर्तन बनाता है, बुनकर भी कपास लेकर के कपड़े बनाता है, कपड़े बुनता है, और दिया सलाई के कारखाने भी जंगल से लकड़ी लेते हैं और दिया सलाई बनाते हैं। तो तीनों ही जो है वो निर्माण का काम कर रहे हैं। तो हमारा उत्तर जो है उपयुक्त में सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो साथियों, प्राकृतिक चीज़ का उपयोग करके उत्पादन करना जो है वो प्राथमिक गतिविधि है। तो हमारा उत्तर होगा प्राथमिक। और प्राथमिक चीज़ का उपयोग करके कोई चीज़ बनाता है वो द्वितीयक क्षेत्र है, और तृतीयक क्षेत्र तो आप जानते हैं कि वो सेवा का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 39, ऋण का अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। ऋण के 2 स्रोत हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो बताना है कि अनौपचारिक स्रोत में कौन शामिल है? व्यापारी, सहकारी समितियां, बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जिस पर सरकार का कानून लगता है वो औपचारिक स्रोत है। तो बैंक पे भी लगता है, सहकारी समिति पे भी लगता है, लेकिन व्यापारी पे नहीं लगता है। व्यापारी के सामने आप जाके सामान भी खरीद सकते हैं, कभी उधार भी ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर होगा उत्तर व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही आसान क्वेश्चन। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में नोट कौन छापता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? तो साथियों, भारत में नोट छापने का काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। इसको शॉर्टकट में आरबीआई कहते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर भारत के किस शहर में है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व के किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला? विश्व व्यापार संगठन ने, विश्व बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, निवेश और व्यापार पर दबाव डालने वाली जो संस्था है वो WTO है, जिसे विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। वैसे ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतान किसे कहते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? टाटा मोटर्स, सुजुकी कंपनी, फोर्ड मोटर्स या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, विश्व की सबसे बड़ी मोटर कंपनी अभी के हिसाब से टाटा मोटर्स होनी चाहिए। वैसे इसका शुरुआत फोर्ड मोटर्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43, आयात पर कर खाली जगह अवरोधक का एक उदाहरण है। वाणिज्य पर, व्यापार पर? तो साथियों, आयात पर कर जो है वो व्यापार पर एक अवरोधक, एक बैरियर का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में खाली जगह अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़े या छोटे? तो संगठित क्षेत्र आप जानते हैं, जहाँ पर नियम कानून होता है, निश्चित सैलरी होती है, रिटायरमेंट का डेट होता है, वो होता है संगठित। और असंगठित जहाँ पर कोई मजदूरी तय नहीं होती है, जहाँ पर कोई सेवा शर्त नहीं होती, उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो बताइए, असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा लोग काम करते हैं या कम लोग? तो साथियों, अभी भी सरकारी नौकरी बहुत कम लोगों को है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो हमारा उत्तर होगा बड़े अनुपात में लोग असंगठित क्षेत्र में भारत में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बैंक खाली जगह पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेता है। तो बैंक जो है वो किस पर अधिक ब्याज, बैंक खाली जगह पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेता है। इसमें सुटेबल वर्ड खोजना है, जमानत या जमा राशि? तो यहाँ पर होगा जमानत, जमा राशि। तो जमा राशि पर बैंक जो है कम ब्याज देती है, और जो लोग ऋण लेते हैं उस पर अधिक ब्याज लेता है, और यही जो अंतर होता है वही बैंक की आय होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी क्यों है? अल्प बेरोजगारी नहीं, यहाँ पर होना चाहिए गुप्त बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्र में
प्रच्छन्न बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि हमारे देश में कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दूसरा बात यह भी हो सकता है कि कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी क्यों है, तो यहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं है ज़्यादातर, तो खेती केवल बरसात पर निर्भर होता है, तो उस सीज़न में लोग काम करते हैं, बाकी सीज़न में बेकार होते हैं। इस कारण से कृषि क्षेत्र में गुप्त बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 47, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली, जब नोट का मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, अर्थात लोग वस्तुओं को बदला करते थे। जैसे किसी को आटा का ज़रूरत है, किसी को मान लीजिए कि कोई दूसरे चीज़ की मिठाई की ज़रूरत है तो मिठाई वाला आटा लेता था, आटा वाला मिठाई लेता था। ये बहुत ही पहले का जब बात है, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वस्तुओं को आपस में बदलना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो साथ ही इस प्रकार हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खाली स्थान और फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न की प्रैक्टिस की। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने 10th क्लास के साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।